इंटीग्रेशन जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों कहते हैं आखिरकार, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके पीछे हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं। क्या होता है वो कांस्टेंट, क्यों लगाते हैं, और ढेर सारी चीजें उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसा आपने लास्ट क्लास में देखा कि किसी भी फंक्शन जैसे वो f ऑफ x है, f ऑफ x का x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट f डैश x है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए देयरफॉर हम ये कह सकते हैं दैट इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x with respect to x will be equal to f of x। fx का x के सापेक्ष अवकल गुणांक अगर f डैश x है तो f डैश x का x के सापेक्ष समाकल f of x होगा, और इसके साथ हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, क्यों लगाते हैं जस्ट अभी हम चर्चा करते हैं उसकी, पर अभी के लिए आप ये समझें। अब इसमें मैं कुछ चीजें जैसे आपको बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स अधिकतर क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस लगाते रहते हैं पर इसमें आने वाली चीजों को बोलते क्या है, पढ़ते कैसे हैं, इसको वो कभी ध्यान नहीं देते ज्यादा। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि इसको पढ़ेंगे कैसे, पूरे को इसको आप पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ f डैश x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको पढ़ना है। इंटीग्रल ऑफ f डैश x, इंटीग्रल ऑफ f डैश x विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे आप। अब इसमें आने वाली जो चीजें हैं ना, इनको हम देखते हैं कि इनको बोलते क्या है। जैसे सबसे पहली चीज, ये जो साइन आपका आता है इस पे, इसको कहा जाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो ये चीज है जिसको आप इंटीग्रेट करते हैं, f डैश x, यहां पर जिसे इंटीग्रेट करना होता है हमको और उसका इंटीग्रल हम फाइंड आउट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड कहते हैं, हिंदी में उसको बोला जाता है समाकल्य। ओके, अच्छा, अगली चीज, ये जो dx आप देख रहे हैं, dx में जो x आप देख रहे हैं, दिस इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर x इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, समाकलन का चर है, और इसी से हमको पता लगता है कि दिए गए फलन का हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको, या हम उसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम उसको u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये चीज हमको बताती है। ओके, समाकलन करने के बाद जो ये फंक्शन आता है हमारा, जो ये आंसर आता है हमारा, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको कहा जाया करेगा समाकल। और किसी भी फलन का इंटीग्रल, किसी इंटीग्रैंड का इंटीग्रल पता लगाने का जो प्रोसेस होता है ना बच्चों, उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। सो इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस। इंटीग्रैंड से इंटीग्रल को फाइंड आउट करने का जो एक प्रोसीजर है, जो एक मेथड है आपका, उस प्रोसीजर को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इंटीग्रल इसको कहते हैं। और इसके साथ में जो ये कांस्टेंट एक लगाते हैं ना हम, कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये तो तरीका हो गया
कि कभी भी अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसको आप रीड कैसे करेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत सारे लोग इसको इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी कह देते हैं, तो वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, आप इसको भी बोल सकते हो। दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, उस फलन को जिसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, दैट इज इंटीग्रैंड, समाकल्य, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हो फंक्शन को, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन चर। जो ये आंसर आता है इसको बोला जाता है इंटीग्रल। और इंटीग्रैंड से इंटीग्रल को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस होता है, इंटीग्रैंड से और इंटीग्रल को फाइंड आउट करने की एक जो ये प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस, ओके। And now the last one is C, that is constant of integration. Now let us study about कि ये कांस्टेंट लगता क्यों है, क्यों लगा देते हैं हम कांस्टेंट। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी बच्चों, कि अगर मैं ये बोलूंगा आपसे दैट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, तो इसका मतलब है साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। ठीक है, सभी लोग जानते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू होती है cos x। ओके, तो अगर साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकल गुणांक cos x है, तो इन अदर हैंड वी कैन से दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू cos x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू sin x। ओके, इतना तो सबको समझ में आया है। और डी डी एक्स ऑफ, अब बेटा अगर मैं इस फंक्शन में ना थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा, जैसे इफ आई राइट इट साइन एक्स प्लस टू, अगर मैं इसको साइन एक्स प्लस टू लिख दूं तो उस समय इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन एक्स का डेरिवेटिव आप निकालेंगे, दैट इज कॉस एक्स, and 2 is a pure constant term, so its differential coefficient with respect to x will be 0. okay, now sin x plus 2 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos x है। सो इंटीग्रेशन के प्रोसेस से, दैट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस 2, cos x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो उसका इंटीग्रल sin x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज, इसी फंक्शन पे, इसी पे मैं और थोड़ा सा चेंज करके देखना चाहता हूं। अगर मैं इसको sin x प्लस 3 लिख देता, sin x प्लस 3 लिख देता, अब इसकी वैल्यू क्या होती प्यारे बच्चों, sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, cos x, और 3 is again a pure constant, so its differential coefficient with respect to x will be again 0. अब sin x plus 3 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में cos x है, इसलिए इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से हम फिर से लिख सकते हैं कि cos x का x के रिस्पेक्ट में समाकल sin x plus 3 आएगा, sin x प्लस 3 आ जाएगा। ओके, एक बार और, एक और छोटा सा, कि अगर मैं इसको sin x प्लस 4 लिख देता, तो अब आप समझने लगे कि इसकी वैल्यू भी कितनी आती, cos x, और अगर इसकी वैल्यू cos x आएगी तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx विल बी इक्वल टू sin x प्लस 4, sin x प्लस 4। ओके, एक और छोटा सा एग्जांपल, इफ डी डी एक्स ऑफ sin x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करने से बेटा क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करने से बच्चों आएगा फिर से cos x आएगा, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, बट इसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा ना वो तो 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम इसको फिर से क्या लिख सकते हैं
कि cos x का x के रिस्पेक्ट में अगर आप समाकलन करेंगे तो इसकी जो समाकल आएगी वो आएगी sin x प्लस 5। अब इतने सारे मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाए, थोड़ा ध्यान से इन सब को गौर करिए, इन सब को आप ध्यान से देखिए। ये सब क्या शो करते हैं आपको? ये सब हैं x के सापेक्ष cos x के समाकल। अब x के सापेक्ष cos x का समाकल sin x भी है, x के सापेक्ष cos x का समाकल sin x प्लस 2 भी है, x के सापेक्ष cos x का समाकल sin x प्लस 3 भी है, x के सापेक्ष cos x का समाकल sin x प्लस 4 भी है, sin x प्लस 5 भी है। अब प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि x के सापेक्ष cos x का समाकल हम sin x लिखें, sin x प्लस 2 लिखें, sin x प्लस 3 लिखें, sin x प्लस 4 लिखें कि sin x प्लस 5 लिखें, या और भी कुछ इसके साथ होना चाहिए। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि cos x का x के सापेक्ष समाकल इनमें से कौन सा होगा, एक्चुअली कौन सा होगा। तो हम ये सोचते हैं कि cos x का x के सापेक्ष समाकलन करने से sin x तो श्योरली आएगा ही आएगा, इसका आना तो बिल्कुल फिक्स है, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई एक कांस्टेंट भी आ सकता है, एक रियल नंबर भी आ सकता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आ सकता है। अब कांस्टेंट कौन सा आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा कि 5 आएगा? तो इसको देख करके तो लगता है कि 2, 3, 4, 5 ये फिक्स कांस्टेंट नहीं है, इसकी जगह पर कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या होगा ये कहना हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए अब हमने इसको देख करके एक चीज सीख ली और समझ ली कि आगे से जब भी किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम उसका इंटीग्रल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके साथ एक कांस्टेंट भी हम लगा देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट कोई निश्चित नियतांक नहीं है, ये कांस्टेंट एक फिक्स कांस्टेंट हो ऐसा नहीं है। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस जगह पर। इसलिए हमने एक तरीका बना लिया कि हम जब भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करा करेंगे हम उसके आंसर के साथ में एक कांस्टेंट अपने आप से लगा ही देंगे। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट आता जरूर है। अब इसमें अगर आप नहीं देखोगे तो आप 0 लिख सकते हो, आता जरूर है, भले हमें ना पता हो अलग बात है। इसलिए हमने एक चीज सीख लिया। क्या हमने सीख लिया? कि आप आगे से जब भी किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर f डैश x का मैंने इंटीग्रेट किया और वो वैल्यू fx आई तो उसके साथ में ना मैंने क्वेश्चन लगा ही दिया, क्योंकि आना ही आना है कांस्टेंट को, तो वो तो मान नहीं रहा है, वो तो आ ही रहा है कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इस वजह से ये वजह है बेटा कि जब भी किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे उसमें इंटीग्रेशन करने के बाद जो इंटीग्रल आएगा उसमें एक कांस्टेंट हम लगा देते हैं। और एक बेटा चीज, क्योंकि ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट कोई फिक्स कांस्टेंट हो ऐसा नहीं है, ये कांस्टेंट कोई डेफिनिट एक निश्चित कांस्टेंट हो ऐसा नहीं है। ये कांस्टेंट कैसा कांस्टेंट होता है भैया? ये कांस्टेंट होता है इनडेफिनिट कांस्टेंट होता है। और यही रीजन है बेटा कि जो ये वाला इंटीग्रेशन आपका होता है, इस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इसको कहा जाता है। तो कांस्टेंट कैसा होता है? फिक्स नहीं होता, इनडेफिनिट होता है, निश्चित नहीं होता। और इस कांस्टेंट की वजह से हम पूरे इस इंटीग्रेशन को ना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी और बड़ी अच्छी चीज है, इसको याद रखिए आप लोग, आपके फ्यूचर में भी ये बहुत काम आएगी। तो आज हम लोग मैथ में इतने ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक नए मैथ मैजिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।